नमस्ते दोस्तों। आज कहानी का शीर्षक है बुतखाना। लेखिका हैं नासिरा शर्मा। आधुनिक महिला साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखने वाली नासिरा शर्मा जी एक सुप्रसिद्ध हिंदी भारतीय लेखिका हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों ने उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार दिलाए हैं, जिनमें उपन्यास पारिजात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2019 में कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान शामिल है। हिंदी साहित्य में उनका योगदान अमूल्य है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रमेश ने अंतिम बार अपने पैंट की क्रीज ठीक की और संभल कर बैठ गया। गाजियाबाद गुजर चुका था। दिल्ली बस गाड़ी पहुँचना ही चाहती थी। बेचैनी से वो बैठ ना सका। होल्डाल और अटैची को उसने दरवाजे के समीप पहुँचा दिया और पीछे की जेब से कंघा निकालकर बाल फिर से संवारे। दिल की धड़कन पटरी पर फिसलते पहियों के साथ ही झक 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 का ताल दे रही थी। गाड़ी के रुकते ही उसने थूक निगला, कॉलर को ठीक किया, गर्दन थोड़ी अकड़ाई और एक अदा से प्लेटफॉर्म पर नज़र डाली। अरे यार, तू आ गया। दीक्षित ने उसे खींच लिया और एक धप लगाई। सफ़र कैसा रहा? वो बौखलाई सी हंसी हंसता रहा। बार बार सचेत सा इधर उधर दृष्टि डाल रहा था, जैसे कि लोगों को इतनी फुर्सत है कि वे केवल उसी को देख रहे हैं। सच है, दिल्ली मानो जंगल है। जंगल भी कैसा, बहुत ही सघन। 2 साल पहले जब वो बीए कर रहा था तो दीक्षित 7 साल बाद दिल्ली से आया था, उसका पुराना सहपाठी। दीक्षित पढ़ाई में अच्छा था, सीधा साधा लड़का था। घने बालों के बीच चुटिया के गुच्छे में पड़ी बड़ी सी गांठ और गले में पड़ा जनेऊ, पर अब तो जैसे पहचाना ही नहीं जाता। पैंट शर्ट, निखरा मुखमंडल, कटे बालों की लट माथे पर झूलती हुई, और बालों का अंदाज धीरे धीरे उसे गिराते गए। फिर जब दीक्षित दिल्ली वापस गया तो रमेश को हीनता के दलदल में छटपटाता छोड़ गया। तब से जाने कौन सी ज्वाला रमेश के मन को जलाए जा रही थी कि उसे कुछ बनना है, आगे बढ़ना है। दिल्ली उसे एक झिलमिलाते सितारे की तरह नजर आती, मानचिटा रूपी आकाश का सबसे ज्वलन सितारा, सब शहरों का सरताज। दीक्षित के बुलावे पर दिल्ली पहुंच गया। ड्राइंग रूम देखकर वो स्तंभित सा रह गया। कालीन, सोफा, कुशन, लैंप, तस्वीरें, मूर्तियां, एकदम अपने में संपूर्ण। दीवान के एक सिरे पर बैठकर वो अपने को काफ़ी संभाल चुका था। अटैची खोलकर उसने बॉम्बे डाइंग की नई तौलिया, नई साबुनदानी और नए कपड़े निकाले। बाथरूम देखकर वो प्रसन्न हो गया। घर पर बाबूजी लाइफ बॉय के अतिरिक्त अन्य साबुन आने नहीं देते थे, पर लक्स की भीनी महक और अंगोछे की जगह इंद्रधनुषी तौलिए ने उसे गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। बड़ा शर्माते हुए उसने माँ के हाथ के बने लड्डू और मठरियाँ चाची को दिए। वो सोच रहा था कि अभी दीक्षित अलग कमरे में सामान रखने को कहेगा तो वो साफ इनकार कर देगा। चंद दिनों के लिए तो आया हूँ, यार से बातें ना हुई तो फ़ायदा क्या। मैं तो साथ ही कमरे में रहने को कहूँगा। बाहर से कितना बड़ा घर लगता है, जाने अंदर कितने कमरे हैं, 8-10 तो ज़रूर होंगे। क्या सोच रहे हो, कुछ खाओ तो, चाची ने उसे टोका। गीता, बर्फ़ की ट्रे निकाल ले बेटा, कितना आराम है, वरना बर्फ़ के लिए चौराहे तक दौड़ कर जाओ। दीक्षित ने छुट्टी ले रखी थी, इस कारण पूरा दिन खूब दिल्ली की सैर हुई। दिल्ली घूमे हुए उसे एक अनजाना सा भय दबोचने लगा। उसका कद घट रहा है। कुतुब मीनार के ऊपर चढ़कर उसे अच्छा लगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें इतनी शक्ति है कि वो बाहों में तो नहीं, पर आंखों में ये दृश्य, ये प्राकृतिक छटा छुपा सकता है। एक अछूती सी ठंडी सी अनुभूति हुई। वो मुस्कुरा पड़ा। कनॉट प्लेस पर घूमते हुए फिर उसे एक भयानक कल्पना ने दबोचना शुरू कर दिया। वो घट रहा है तिल तिल करके। ये कैसे हो सकता है? ये तो केवल उसका भ्रम है। दोस्तों में वो सबसे लंबा है, 5 फुट 8 इंच, यानी दीक्षित से 4 इंच लंबा। उसने गर्दन अकड़ाई। रात को जब वो घर लौटे तो कमरे में घुसते ही रमेश को झटका लगा। गलत घर में घुस आया है शायद। नहीं, पर चाची और गीता तो बैठी हैं। आओ बेटे आओ, तुम्हारा बिस्तर दीक्षित के साथ ही लगा दिया है। ऊपर खिड़की है, ताज़ी हवा भी आएगी, चाची ने नूरानी तेल पैरों में मलते हुए कहा। ठीक है चाची, पुताई सफाई के समय ऐसा होता ही है। क्या मतलब, पुताई कैसी? दीक्षित के हाथ बुशर्ट के बटन खोलते हुए रुक गए। बाकी कमरों की पुताई लगी है ना?
रमेश ने कहा। क्या? दीक्षित अवाक रह गया, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। अरे उल्लू की दुम, बाकी कमरे हैं किसके पास? यही अपना किला समझो, जिसका एक कमरा समय के अनुसार बदलता रहता है। यार मुंह मत खोलो, सुनो। सूरज की पहली किरण के साथ ये कमरा अलसाया हुआ करवट बदलता है, फिर भरपूर अंगड़ाई लेकर ड्रेसिंग रूम बन जाता है, फिर डाइनिंग रूम और 9 बजते बजते ड्राइंग रूम, समझे? सूरज के उगते और मुंह छिपाते ये खेल फिर से शुरू हो जाता है। अरे सुन गीता, कॉफ़ी बना। अभी नया नया बच्चू इलाहाबाद से आया है ना, फाख्ता उड़ती दिख रही है। अरे इस इकलौती बालकनी और कमरे के पूरे 200 रुपये देने पड़ते हैं, समझे राजकुमार? अब भी हम छोड़ दें तुरंत तो फ़ौरन ही 300 रुपये पर उठ जाए। रात को जब वो लेटा तो उसके मन मस्तिष्क दोनों में जाले से बुन गए थे। सब कुछ धुंधला और उलझा हुआ दिख रहा था। प्रातः सब्जी की तीखी छौंक से वो छींकता हुआ उठा, जाग पड़ा। केवल 5 बजे थे, पर कमरे में एक तूफान मचा सा लग रहा था, जैसे कि मकान की कुर्की आ गई है कि 2 मिनट में खाली करो। गीता बिस्तर लपेटकर दीवान के अंदर रख रही थी। चाचा जी ब्रश कर रहे थे। 7 बजे गीता को बस पकड़नी थी। चाची के हाथ आटा गूंदने में लगे थे। यदि चाचा को देर हो गई और 8 की बस छूट गई तो उन्हें क्यू में पीछे लगकर दफ्तर तक डंडा पकड़े मौत और ज़िंदगी से झूलते हुए जाना पड़ेगा। चाचा जी को जीते जी ये नर्क की आग में जलना पसंद न था। मज़े तो केवल दीक्षित के थे। 4 मील पर दफ्तर, सुबह शाम आराम से साइकिल पर आता जाता था। सुबह कब होती, धूप कब निकलती, उसे पता न चलता। आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा नजर आता। एक दिन गर्दन टेढ़ी करके उसने बड़े परिश्रम से आकाश की नीलाहट को देखा। देखना भी तो कितना कठिन है। चारों ओर तो एक सी ऊंची इमारतें हैं, वो भी इतनी सटी हुई कि रमेश को सदा लगता कि वो एक दूसरे के कान में फुसफुसा कर जाने कौन सी कहानी कहकर दुख बांटना चाहती हैं। आज उसे 15 दिन हो गए आए हुए। आरंभ में वो कितना प्रभावित था इस यंत्र चालित जीवन से, पर अब धीरे धीरे यही जीवन प्रभावहीन सा महिमा को धोता हुआ लगता है यदि पर्दा हटा नहीं कि संघर्ष का समुद्र ठाठे मारता हुआ नजर आ जाएगा। वो सिहर उठता। सुबह की सटपटाहट से वो समझौता भी नहीं कर पाया कि मुंबई से दीक्षित के बहन बहनोई आ गए। सब मस्त कह कहे बिखेर रहे थे। किसी को बेचैनी, परेशानी, उलझन नहीं थी, पर उसे तो केवल सुई की टिक टिक की तरह ये प्रश्न चोटें मार रहा था, आखिर ये सोएंगे कहाँ? कमरा चादरों में बट कर 2 हो गया। बंटवारे के बाद सब गहरी नींद में डूब गए। वो पसीने में लथपथ एक करवट से दीवार की ओर मुख किए पड़ा रहा। उसे याद आया, उसके घर की दीवारें प्लास्टर रहित कितनी घायल सी लगती हैं, पर उनमें कितनी विशालता है। ये बेदाग डिस्टेम्पर की हुई गुलाबी हंसती दीवारें कितनी तंग हैं। इनकी बाहों के कसाव में उसकी एक एक पसली चटक जाएगी। 3 दिन तक नाजुक चादर की दीवार के पीछे गहरी सांसें, चूड़ियों की आवाज़, कपड़े की सरसराहट ने उसकी आंखों की नींद छीन ली। उसे आश्चर्य के साथ बेचैनी लगती, आखिर ये लोग सो कैसे लेते हैं और पर्दे के उस पार वाले कितने साहसी हैं। सुबह होते होते उसकी आंखें लगती तो उसे स्वप्न दिखता कि वो किसी ट्रेन के पीछे भाग रहा है, या भटक गया है, या फिर किसी समुद्र में डूब रहा है और बचाव के लिए पुकार नहीं पा रहा है, या फिर दलदल में फंस कर छटपटा रहा है। दम घुटने से उसकी आंखें खुल जाती, गले में कांटे से चुभते। अपने पेट पर से दीक्षित की भारी टांगें हटाकर गहरी सांस खींचता। उसे स्थानीय स्कूल में जगह मिल गई और दौड़ने भागने के बाद एक बोसीदा सा गैराज भी रहने को मिल गया था। अलग रहने वाली बात उसने सबसे छुपाई थी, क्योंकि उसे मालूम था कि जिस दिन ये वो बात मुंह से निकालेगा चाचा चाची बुरा मानेंगे। दीक्षित क्रोध से उबल पड़ेगा, हो सकता है हाथ भी जड़ दे। गीता तो उसे ज़रूरी हट कर रोकेगी, आखिर उसे नोट्स बनाने में मदद भी चाहिए ना। बड़ी हिम्मत करके उसने शाम को ये बात कह डाली, फिर माथे पर छलक आए पसीने को शीघ्रता से रुमाल से पोंछा। पर यह क्या, लगा सब कुछ हिल रहा है, डगमगा रहा है, शायद उसे चक्कर आ गया है। भाग्यवान हो बेटा, इतनी जल्दी दिल्ली में कौन सर छुपाने की जगह पा लेता है। फिर खूबी राम का ढाबा भी 10 कदम पर है, 100-125 में पका पकाया खाना भी मिल जाएगा। रमेश भाई साहब आते रहिएगा, वरना वो नोट्स। गीता की आंखों में विनती भरा अनुरोध था। यार रमेश,
तू इतनी जल्दी सेटल हो जाएगा, मुझे विश्वास ही नहीं होता। खैर बधाई हो। दीक्षित ने जोर का धप जांघ पर लगाया। परसों रात को 6 बजे का शो देखकर लौटते हुए बस में बड़ी भीड़ थी। फिर भी इंसानों की एक बाढ़ उस नन्हे से द्वार से अंदर घुसने को तड़प उठी थी। एक बुढ़िया को चढ़ाने की प्रतीक्षा में वो रुका था, पर दीक्षित बस में जाने कब चढ़ गया। अभी बुढ़िया ने पाँवदान पर पैर रखा ही था कि बस झटके से चल पड़ी और जीवन भर कठिनाइयों से लड़ती झगड़ती बुढ़िया औंधी पड़ी थी। रमेश घबरा गया। माताजी चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा, पर यह बस कंडक्टर अपने को कप्तान से क्या कम समझते हैं, उसने करहा कर कहा। तभी पास से गुजरते हुए स्कूटर को उसने रोका। धौला कुआं, बुढ़िया का घर वहीं था। उधर नहीं, सेक्टर 3 चलना हो तो बोलो। इस तरह से कई स्कूटर आए और चले गए। सबकी मंजिलें विभिन्न दिशाओं को जाती थीं, जो सवारियों की दिशाओं से तालमेल नहीं खाती थीं। अंतिम स्कूटर वाले से रमेश की झड़प हो गई। आखिर शराफत भी तो कोई चीज़ है कि नहीं। तभी एक टैक्सी रुकी। साहब चलिए, क्यों गर्म हो रहे हैं, मुझे उधर ही जाना है। साहब हैं, 2 अक्षर पढ़ लिए तो दिमाग फिर गया। साला शराफत सिखाता है, कानून की। बाकी शब्द स्कूटर की गड़गड़ाहट में दब गए, पर जो सुना उससे लगा कि वो भरे बाजार में नंगा कर दिया गया हो। वो मुट्ठी भींचता, दांत पीसता बुढ़िया को वहीं फुटपाथ पर बिठा अपनी असमर्थता की बेड़ियों को खड़खड़ाता जख्मी पैरों से आगे बढ़ गया। लो श्रवण कुमार चल दिए। इस ताने से वो बिखर गया। जितनी तेज हो सकता था वो चलने लगा। जाने किन अनजाने से रास्तों पर निकल गया। खून की गर्मी जब कम हुई तो अपने आप ही रफ्तार सुस्त पड़ी। दर्द से पिंडलियां ऐंठ रही थीं, पर सड़क के अकेलेपन ने उसे सहलाया, दुलारा, उसे सहारा दिया। उसे लगा उसका बिखरा व्यक्तित्व फिर से जुड़ रहा है। आत्मबल उसके खोखले पड़े शरीर में बूंद बूंद कर जमा हो रहा है। सोने से पहले उसने बाबूजी का पत्र दोबारा पढ़ा। कम्मो दिल्ली आकर पढ़ना चाहती है। उसने आवेश में आकर पत्र की चिंदी चिंदी कर डाली। उसे मुट्ठी में भींचे रहा। फिर जाने क्यों खिड़की के बाहर उसे उन्मुक्त हवा में छोड़ दिया। दिल्ली, दिल्ली छीनी हथौड़े की चोट के साथ दिमाग में गहरी धंस गई। आखिर दिल्ली में है क्या? हर कोई दिल्ली बम्बई जाना चाहता है। कल दीक्षित ऑफिस आ गया। भाई रमेश, शाम को बोतलें खुल रही हैं। किस खुशी में? अपना गुरु मोहन है ना, सुपरिंटेंडेंट हो गया है। कैसे, कब? कैसे क्या यार, ये है जादुई डंडा। उसने प्याली पर चमचा बजाया। जीवट का आदमी है, 2 साल कस के चमचागिरी की और अब क्रीम स्वयं पैरों पर बह रही है। अच्छा चलता हूँ, आना अवश्य। रमेश को उसका हंसता चेहरा बड़ा अपरिचित सा लगा। कहीं अनजानी सी हूक, गुमनाम सा दुख, अजनबी से द्वेष की भावना ने उसके हृदय को थपथपाया। इस थपथपाहट के हल्केपन के बावजूद पक्के फोड़े की तरह उसका मन तड़पन से भर उठा। आखिर हर ओर भाग दौड़, नोच खसोट, किस लिए, किस उद्देश्य के लिए? आखिर इसका अंत कहाँ होगा? उसे अपने इतिहास के अध्यापक याद आए। बेटे, कहाँ पराए शहर में नौकरी करोगे? इतना अच्छा परीक्षा फल है, यहीं अपने स्कूल में रहो। ये सुनकर वो झुंझला गया था। कोरी भावनाएं। ये हमारे बुजुर्ग भी सदा रिश्तों को महत्व देते हैं, संवेदनाओं के गुलाम हैं। मुझे कुछ बनना है, मैं क्यों सड़े खूंटे से बंधा रहूं? फिर वो किसी बिगड़ैल अविचल बैल की तरह खूंटे से बलपूर्वक रस्सा तुड़ाकर दिल्ली भाग आया था। हफ्तों बाद दीक्षित दिखा भी तो किसी लड़की के साथ। शाम को वो शिकवा भरे लहजे में बोला, मैं चाय तो पीऊँगा नहीं, मैं बहुत नाराज़ हूँ। भाभी यूँ पसंद कर ली और बताया भी नहीं। तुम रहोगे वहीं जहाँ से चले हो। वो तुम्हें मेरी पत्नी जैसी दिखती है। अरे यार, वो मोहन की बहन है, उसे सिफारिश चाहिए और मुझे। रमेश अवाक सा रह गया। उसका मन किया वो लौट जाए, पर क्यों लौट जाए? क्या वो संघर्ष से हार गया? हारना कैसा और जीतना कैसा? रास्ते में उसे 2 कुत्ते लड़ते मिले, एक हड्डी के लिए लड़ रहे थे। अरे ये हड्डी तो उस काले कुत्ते की टांग है जो सुबह तेज कार के नीचे आकर कुचल गया था। कुछ रुका थमा नहीं था, सब पूर्ववत सा चल रहा था। इंसान के मरने पर तो कोई रुकता थमता नहीं, फिर ये तो जानवर, और वो भी कुत्ता। कम्मो का पत्र मिला।
भैया आपकी राखी में ज़रूर आना। आते समय इम्पोर्टेड नायलॉन की साड़ी भी अब मैं खूब लंबी हो गई हूँ। मैं बहाना नहीं सुनूंगी। सब कहते हैं कि दिल्ली में छोटे बाज़ारों में बाहर की चीज़ खूब मिल जाती है। वो सांस खींचता है। शाम को घर लौटने से पहले प्रिंसिपल का बुलावा आता है। रमेश, सुनील खुराना का रिज़ल्ट कैसा रहा? सर, एक सब्जेक्ट में भी पास नहीं है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट फिर से बना प्रमोट कर दो। जी, क्या कह रहे हैं? वो कुर्सी से उछल गया। मैं ठीक कह रहा हूँ। तुमको पता नहीं, खुराना साहब इस शहर के गिने चुने बिजनेसमैन हैं। 2 मिनट खामोशी रही। फिर बच्चों के लिए जो नई इमारत बन रही है वो खुराना साहब की ही देन है, हमें नहीं भूलना चाहिए। यस सर। वो पिटा पिटाया सा लौट आया। दिन यूं गुजरते चले गए। दिन क्यों, साल गुजर गए। शुरू में मन करता था कि पुराने कॉलेज लौट जाए और उन्हीं अध्यापकों के चरणों की धूल माथे पर लगा शेष जीवन शिक्षा दान में लगा दे। पर जाने वहाँ भी क्या हो, ये आशंका उसे रोक लेती। अब तो कुछ दिनों से उसे जिद सवार हो गई, वो क्यों लौट जाए, क्यों हार जाए, उसे समझौता नहीं करना है। रोज़ रात को उसका मामूल हो गया था कि वो सूनी जख्मी सड़कों पर चले, जिन्हें दिन भर लोग पैरों तले दबाते हैं। निस्तब्धता, बंद खिड़कियां, फीकी रोशनी, पेड़ों की आड़ी तिरछी गहरी काली छाया में उसमें आत्मबल का संचार होता। कभी कभी डर लगने लगता है कि कहीं वो घटते घटते एक मामूली सा कीड़ा न बन जाए और कोई उसको कुचल कर न रख दे। कई दिनों से काम की अधिकता से रात्रि जागरण के कारण स्कूल देर से पहुंचता। आज फिर वही जागरण हुआ। प्रिंसिपल के सामने रोज़ रोज़ की पेशी। वो आगे बढ़ा। धक्का मुक्की जाने किसको उसकी कोहनी लगी, कुछ ज्ञात नहीं। बस पर चढ़कर पूरे बोझ से किसी बच्चे का पैर दबाया। इलाहाबाद स्वयं तो जा ना सका, पर अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल बहन का मन रखने के लिए उसने इम्पोर्टेड नायलॉन की 2 साड़ियाँ खरीद लीं। पिता का पत्र आया है, कम्मों के विवाह को लेकर उसे बुलाया है। कल जाने क्यों बैठे बैठे फिल्म का मूड आ गया, वो भी सेकंड शो में। पर दिल्ली में दिल चाहने से तो सब कुछ हो नहीं जाता ना। हाउसफुल देखकर खिन्नता से बाहर आकर खड़ा हो गया। तभी किसी ने कहा, सुनिए, आपको टिकट चाहिए तो मेरे पास है। नेकी भी पूछ पूछ। रमेश हंस दिया। मेरे दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई। मैं तो सोचकर आया था कि दोनों टिकट लौटा दूंगा, पर आपका साथ भी बुरा न रहेगा। वो हल्के से मुस्कुराया। उसके व्यक्तित्व में आकर्षण के साथ एक तरह का सादापन था। जरा सी बात ने उनको बहुत करीब ला दिया। फिल्म के बाद काफ़ी देर तक क्वालिटी में बैठे बातें करते रहे। संयोग की बात है कि वो उसके होने वाले बहनोई का मित्र निकला और कानपुर से आए हुए उसे 3 वर्ष हो गए हैं और स्वयं रमेश को 6 साल। इस बीच वो केवल एक बार इलाहाबाद गया है, वो भी कम्मों की सगाई पर। उसके विपरीत प्रकाश 3 बार कानपुर हो आया है। इस बार छुट्टियों में वो पूरे घर वालों को दिल्ली ही ले आएगा। शाम को लौटते समय भीड़ क्या बढ़ती है, लगता है भीड़ का समुद्र है जो हिलोरे ले रहा है। सुपर बाजार के सामने मिनी बस ग्रीन लाइंस की लाइनें लगी थीं। टिकट जल्दी जल्दी कंडक्टर दे रहा था। तभी एक चीख उभरी, साले ने मार डाला। टिकट की लाइन भीड़ की शक्ल में जमा हो गई। मिनी बस के पहिए के बीच किसी युवक की कुचली लाश पड़ी थी। खून फैल गया था और उस खून में डबल रोटी के ताजे टुकड़े तैर रहे थे। अरे, ये तो कृषि भवन में काम करता है। पकड़ो साले को, अंधे होकर चलाते हैं। वो भी आगे बढ़ा। बिजली कौंधी। 3 मास पहले सिनेमा के सामने क्वालिटी के सब दृश्य सामने आ गए। उसके बाद फिर कभी मुलाकात ही नहीं हुई और आज 3 मास बाद यूं। वो आगे बढ़ा। तभी कंडक्टर की सीटी गूंजी। चलो चलो शोर मचाती गाली बकती भीड़ यंत्र चालित सी सीटों पर जमने लगी। वो जड़ित सा वहीं खड़ा रहा। एक ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, वो आपका जान पहचान का था क्या? उससे उत्तर न देते बना। केवल सूनी आंखों से उसने उस प्रश्न पूछने वाले की ओर देखा। मेरी मानिए तो फूट लीजिए, ड्राइवर पुलिस जाने, बेकार में आप फंसिएगा। वो चौंका। अब भी उसके मस्तिष्क में विराम चिन्ह जल बुझ रहा था। चलो भैया, पुलिस आती होगी, वरना बेगुनाह हम भी फंसेंगे कि बयान दो। वो चौंका। नीली मिनी बस, काली सड़क, लाल खून, सफ़ेद डबल रोटी के टुकड़े, गोश्त का बेजान पुतला। वो चौंक पड़ा। कानपुर में इसका कुटुंब। वो भागकर चलती बस पर चढ़ गया।
नहीं नहीं, उसे नहीं रुकना चाहिए। 15 दिन बाद ही तो कम्मों का विवाह है, उसे भी तो छुट्टी चाहिए। वो धप से सीट पर बैठ गया। कहीं से आवाज़ उभरी, तुम बचाव की सोच रहे हो ना? नहीं, एकदम, वरना भागे क्यों? तुम पत्थर नहीं हो। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं पत्थर नहीं बल्कि भावनाओं व संवेदनाओं से बना इंसान हूँ। झूठ, तुम केवल एक बुत हो। नहीं, मैं इंसान हूँ। इंसान की भी इंसानियत की एक सीमा होती है, मजबूरी होती है। हट छोड़ दो। अरे मान जाओ कि तुम इस बुत खाने के केवल बुत मात्र हो। नहीं नहीं, मैं तमाशबीन नहीं हूँ, मैं बुत नहीं हूँ। आखिरी दम तोड़ती कोशिश उसने की। बहस छोड़ो, तुम केवल एक बुत हो, वो भी इस बुत खाने का। और उसका सर एक ओर लुढ़क गया। अभी आप सुन रहे थे नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी बुत खाना। महानगरीय जीवन की त्रासदी का वर्णन करती ये कहानी आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आपसे अनुरोध है कि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।